राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे और उस अध्याय में इतिहास में मुख्यतः काव्य साहित्य के इतिहास को समझेंगे। हम लोगों ने पूर्व में जो पूर्व के कालांश हुए थे उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इनका अध्ययन किया था और आधुनिक काल का अब आगे हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के इतिहास को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल, पहले तो हम इस आधुनिक काल को समझ लें। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ कि यह जो काव्य में आधुनिकता का स्वर आया, आधुनिक भावों का स्वर आया, तो उसके मूल में जो क्या था, अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन। यहाँ पर हमें मालूम है कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेज भारत में आ गए थे, तो अंग्रेजों का वर्चस्व भारत के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में वो दिखाई पड़ने लगा और उसी का प्रभाव काव्य में भी दिखाई पड़ा। आधुनिक जीवन की यथार्थता के साथ सामान्य मानव की प्रतिष्ठा का युग रहा। यह जो समय है आधुनिक काल, यह मुख्यतया मानव जीवन की यथार्थता कि इससे पूर्व जो हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे वो भक्ति काल में पढ़ा हो, चाहे हमने रीति काल में पढ़ा हो। भक्ति काल में भक्ति से संबंधित कविताएं थी, ईश्वर का गुणगान था। रीति काल का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें परंपराओं से संबंधित काव्य था, उसमें श्रृंगार प्रधान काव्य रहा। जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, वैसे ही उस परिस्थिति में परिवर्तन का जो असर था वह हमारे काव्य साहित्य में, इतिहास के साहित्य में, इतिहास में, साहित्य में वह प्रभाव हमको दिखाई पड़ा। और यह प्रभाव रहा कि यह जो पूरा काल था, आधुनिक काल था, इसमें मानव का जो अस्तित्व है, अस्तित्व की पहचान का यह युग रहा। आधुनिक काव्य इसी आधुनिक बोध से अनुप्राणित काव्य है। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो भी काव्य लिखा गया उसमें मानव की प्रतिष्ठा, मानव का वर्चस्व इस काल की मुख्य काव्यों में इसका वर्णन किया गया। अब आधुनिक काल का हम विभाजन और उपविभाजन देखेंगे। आधुनिक काल का उपविभाजन, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण शब्द से ही पता चल रहा है कि जागरण और दोबारा से जागना, जागरण काल, उठना। यह आपको दूसरा नाम इसका दिया गया भारतेंदु युग। इसकी समयावधि है 1857 से 1900 तक का जो समयावधि है वह साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग कहलाया। दूसरा है आपका जागरण सुधार काल। जो द्वितीय चरण था उसको जागरण और सुधार काल कहा, और जिसके जो दूसरा नाम है इसका वो द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जिसकी समयावधि 1900 से लगा करके 1918 तक के जो समय है वह काव्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। फिर आया आपका छायावाद। छायावाद जिसकी समयावधि है 1918 से लगा करके 1938 तक का जो समय है वह आपके छायावाद के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आपका आया छायावादोत्तर काल 1938 से लगाकर अब तक। यह हमारे आधुनिक काल का उपविभाजन है। पहले आधुनिक काल हम लोगों ने पढ़ा था और उस आधुनिक काल का इस प्रकार से विभाजन किया गया। सबसे पहले आपका आया पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग, जिसकी समयावधि आपकी 1857 से लगा करके 1900 ईस्वी तक मानी गई है। इसको समझ ले। पहले भारतीय युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है कि इस काल में जो कवियों ने रचनाएं लिखी वो विविध स्तर पर थी। विभिन्न विषयों को लेकर के काव्य का सृजन किया गया और इसी काल से आपके
गद्य का भी निर्माण हुआ, एकांकी का भी हुआ, नाटकों का भी शुरू हो चुका था। तो गद्य की अनेक विधाएं भी आ गई थी और काव्य के भी अनेक क्षेत्र हो गए थे। हिंदी कविता में आधुनिकता का स्वर सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में सुनने को मिला। जो सबसे पहले आधुनिकता का स्वर था, आधुनिकता का भाव था, ये आधुनिक प्रवृत्तियों वाला जो काव्य है वो सबसे पहले हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में सुनने को मिला। तो इस काल के जो प्रवर्तक थे, इस काल को जो चलाने वाले थे, जिसको प्रवर्तक भी कहा जाता है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब हम इस काल की कुछ प्रवृत्तियों को देख लें। राष्ट्रीयता का स्वर, इस काल में जो काव्य की रचनाएं की गई उसमें राष्ट्रीयता की भावना का व्यक्त किया गया, राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त किया गया। फिर है श्रृंगारिकता का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन किया गया। सामाजिक चेतना, चूंकि समाज में तरह से बदलाव हो रहा था, कई तरह से नई नई चीजें आ रही थी, तो सामाजिक चेतना का भी को ध्यान में रख करके इस काल के काव्यों का निर्माण किया गया। भक्ति की भावना, जो रीति काल और भक्ति काल में भक्ति की भावना चल रही थी, वो इस काल में आई और आगे भी चलती रही। भक्ति एक ऐसा विषय है जिसको हर काल के कवियों ने लिखा है। और आपका आया प्रकृति चित्रण, कि इस काल में कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, प्रकृति का सुंदर वर्णन। तो इस काल की ये कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो हमें इस काल के में दिखाई पड़ती हैं। अब आपके आए प्रमुख कवि, कि इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है। तो सबसे पहले आपके आए भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी रचना प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, उनकी रचना जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय। जगमोहन सिंह प्रेम संपत्ति लता, देवयानी। अंबिका दत्त व्यास कंसवध, बिहारी विहार। राधा कृष्ण दास भारत 12 मासा, दशा देश दशा। इस काल में कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भी थीं जिनका संपादन हुआ, जिसमें कवि वचन सुधा भारतेंदु जी द्वारा प्रकाशित की गई। और उस समय की बहुत जानी मानी पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, जिसको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित किया था। अब इस काल के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर ले। आप जब प्रश्न पत्र में इस तरह से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि एक पंक्ति लिख दी गई और ये पूछा गया यह कथन किसका है। तो सबसे पहले देखिए कि हिंदी नई चाल में ढली, यह किसने कहा था। एक हम यदि प्रश्न के रूप में बनाए तो यह किसने कहा था, तो आ जाएगा भारतेंदु ने कहा था। फिर है निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यह भी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन पंक्तियों को कहा था। भारतेंदु ने समस्या पूर्ति हेतु एक मंच कविता बोधनी सभा की स्थापना की। उस समय क्या होता था, समस्या पूर्ति शब्द को समझ लें कि एक पंक्ति दे दी जाती थी और कहा जाता था इस पर कविता बनाइए। ठीक है, जैसे एक पंक्ति दे दी, पी प्यारे निहारे तिहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ये पंक्ति दी गई और उस पर भारतेंदु ने ही पूरा बना दिया। तुम कहियो यह उनसे हम ही की बात न जानती हैं, पिए प्यारे निहारे तिहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो समस्या पूर्ति में क्या होता था कि एक पंक्ति दे दी जाती थी और उस पर कवि लोग अपनी रचनाएं लिखते थे। भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से कविताएं किया करते थे, कि भारतेंदु जब उर्दू भाषा में लिखते थे तो वे अपना नाम रसा उन्होंने रखा हुआ था और रसा नाम उपनाम से वे कविताएं किया करते थे। अब आपका दूसरा काल जागरण सुधार काल। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति
तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़े करने वाले इस कालखंड के पथ प्रदर्शक और सर्व स्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। कि हिंदी कविता में जो श्रृंगार का पुट था, श्रृंगार से राष्ट्रीयता को लाने में, जड़ता से प्रगति की ओर लाने में, रूढ़ियों से स्वच्छंदता की ओर लाने में जिस साहित्यकार ने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इन्हीं के नाम पर यह काल पड़ा द्विवेदी युग। इस समय सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में अनेक प्रतिगामी एवं काले कानून पास हुए, जिनसे जनता पिसती गई। कि यह समय चूंकि अंग्रेजों की हमारी गुलामी का समय था, तो तमाम तरह से कानून आते थे, पास होते थे और परिणाम जनता को भुगतना पड़ता था। इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की दमनकारियों की नीति के कारण उनके परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष और क्षोभ की भावना भड़कती चली गई। ऐसी परिस्थितियों में द्विवेदी युग का काव्य लिखा गया। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। यथार्थ प्रधान भाव कि धीरे धीरे कविता राष्ट्रीयता के बोध के साथ आई और यथार्थ की ओर मुड़ गई। समाज सुधार की भावना कि जो काव्य लिखा गया उसमें समाज सुधार की भावना को बल दिया गया, जिसमें आपके प्रिय प्रवास में देखेंगे तो राधा एक अलौकिक शक्ति और नारी न हो करके बल्कि समाज सेविका के रूप में उपस्थित हुई थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, और यहाँ तक आते आते द्विवेदी युग की जो बहुत प्रमुख उपलब्धि है वो ये कहेंगे कि काव्य को ब्रज भाषा से, अवधी भाषा से आगे ला करके खड़ी बोली हिंदी में प्रतिस्थापित करने का कार्य किया गया। अभी तक जो काव्य लिखा जाता था वह बहुतायत ब्रज भाषा में था, अवधी भाषा में था, खड़ी बोली हिंदी की छुटपुट रचनाएं होती थी। लेकिन द्विवेदी युग में यह कार्य हुआ कि कविताओं की भाषा भी शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी हुई। भारत की पौराणिक गाथाओं का काव्य में वर्णन, और जो भारत के पुराणों की कथाएं हैं, भारत के जो धार्मिक और जो जिसमें आप कहें कि राम और कृष्ण और राधा, इन सब के कथानक को लेकर के, पात्र चरित्रों को लेकर के इस काल का काव्य का प्रणयन किया गया। अब इस काल के हम प्रमुख कवियों पर चर्चा कर लें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका उपनाम था, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनके द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, यह इनका महाकाव्य था। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने साकेत को लिखा, राम नरेश त्रिपाठी पथिक, जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका उद्धव शतक। यह उद्धव शतक द्विवेदी युग में जब खड़ी बोली का इतना प्रचार और प्रसार हो रहा था, उस समय जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली में काव्य रचना ना करके, काव्य को प्रणयन ना करके ब्रज भाषा में किया। आपके पाठ्यक्रम में इनका एक अंश चलता भी है उद्धव शतक का, भेजे मन भावन के उद्धव के यावन की। तो यह अंश आपका द्विवेदी युग में होने के बावजूद यह ब्रज भाषा में है, जबकि खड़ी बोली हिंदी का इतना प्रचार और प्रसार हो रहा था। ये दोनों के काव्य की बात करें तो जैसे कि आपका कहा गया कि पौराणिक गाथाओं का काव्य में वर्णन, तो यह जो प्रिय प्रवास है ये कृष्ण काव्य से संबंधित है, साकेत आपका राम काव्य से संबंधित है। अब इस काल के प्रमुख बिंदु, ये बच्चों ये जितने भी प्रमुख बिंदु आपको बताए जा रहे हैं, ये पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र में ये प्रश्न रूप में भी कई बार पूछे जाते हैं। पहला देखिए, 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। 1903 में सरस्वती पत्रिका जब के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने तो कविता के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ कि कविता को ब्रज और अवधी भाषा से खड़ी बोली हिंदी की ओर मुड़ गई। शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। सरस्वती उस समय की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी, एक बहुत सशक्त पत्रिका थी, और ये ऐसा कहा जाता था कि जिस कवि की रचना इसमें छप गई वह अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाता था। द्विवेदी जी ने कवियों को
शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य प्रणयन की प्रेरणा दी। द्विवेदी जी ने अपने काल के जो कवि थे उनसे यही कहा कि आप खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य का प्रणयन करें। द्विवेदी जी ने भुजग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लेख ले। इन्होंने यह अपना नाम भुजग भूषण भट्टाचार्य द्विवेदी जी को कहा जाता है और कई बार प्रश्न में भी पूछा जाता है कि भुजग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको प्रत्युत्तर में लिखना पड़ेगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब काव्य की जो परंपरा में महाकाव्य लिखे जाने लगे, जिसमें प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। ये प्रिय प्रवास की प्रथम पंक्तियां हैं। तो प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। और जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, उनको हिंदी के राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना बहुत मजबूती के साथ ही, राष्ट्रीयता का भाव मजबूती के साथ होने के कारण हिंदी संसार ने उनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी थी। अब आपका आया तृतीय छायावाद। छायावाद जिसकी समय सीमा है 1918 से लगा करके 1938 तक की जो समय अवधि है उसको छायावाद कहा गया। छायावाद में तमाम तरह से काव्य की अनेक प्रवृत्तियां परिलक्षित होने लगे। अनेक तरह से उसको छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो इस अवधि की कविता को नई काव्य धारा का तृतीय उत्थान कहा गया कि इस काल में जो हमें कविताएं प्राप्त होती हैं उसको काव्य धारा का तीसरा उत्थान के नाम से सुशोभित किया गया। और यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। कई बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि यह जो अंश है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह किसने कहा है? तो उत्तर में आपके आएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अभिव्यंजनावाद का मूल नूतन विधान, यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने छायावाद के संदर्भ में यह कहा है। अब हम इसमें प्रवृत्तियों की बात करेंगे और उससे पहले छायावाद के संदर्भ में यह भी कहा जाता है यह अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि इस काल में जो काव्य की प्रवृत्तियां थी वो जो है द्विवेदी युग और भारतीय युग दोनों से ही अलग थी। रहस्यवाद की भावना, सबसे पहले इस काल के काव्य में आता है रहस्यवाद। रहस्यवाद यानी जो छिपा है। स्तब्ध ज्योत्सना में संसार चकित रहता, शिशुता नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मान। तो कौन निमंत्रण दे रहा है? रहस्यवाद की भावना। नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण, कि इस काल में जो काव्य लिखा गया वह नारी सौंदर्य का वहां पर सशक्तता के साथ वर्णन किया गया था। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, सुधा भरने को विधु के पास। तो इस तरह से काव्य का नारी का सौंदर्य का चित्रण किया गया। मानवतावादी दृष्टिकोण, कि इस काल में जो काव्य लिखा गया, इस काल की जो श्रेष्ठ रचना है वह है आपकी कामायनी। तो कामायनी पूरी मानवतावाद की ही कहानी है, मानवता के विकास की कहानी यह कामायनी है। तो इस काल में मानवतावाद के विषय को लेकर के काव्य का सृजन किया गया। प्रकृति का मानवीय रूप में चित्रण, और जो प्रकृति है उसको मानवीय रूप दे करके, प्राकृतिक रूप से अलग हट करके मानवीय रूप इस काल के कवियों ने दिया। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल में वह मान किए सी ऐठी सी। या शांति स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सईकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी थी श्रांत क्लांत निश्चल। तो किस तरह से गंगा नदी को नारी के रूप में दिखाया, या वहां पर पृथ्वी को एक नायिका के रूप में दिखाया। तो इस काल के कवियों की ये प्रमुख विशेषताएं थी। अब इस काल के हम प्रमुख कवियों को समझ लें तो जयशंकर प्रसाद, जिनका कामायनी, आंसू, लहर, यह इनकी रचनाएं हैं। कामायनी महाकाव्य है
और इसमें मानवता के विकास की कहानी है। आंसू, यह श्रेष्ठ विरह गीत के रूप में इसको जाना जाता है। द्वितीय कवि इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना अनामिका, परिमल और गीतिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आए सुमित्रानंदन पंत, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चित्ररेखा, आकाश गंगा आदि, ये छायावाद के कुछ प्रमुख कवि हैं। और ये जितने भी प्रमुख कवि हैं, इन जो छायावादी प्रवृत्ति है वह इनके काव्य में हमें दिखाई पड़ती है। अब हम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लें कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रथम कवि माना गया है। जयशंकर प्रसाद जी की जो श्रेष्ठ रचना कामायनी, और न केवल जयशंकर प्रसाद जी की बल्कि हिंदी साहित्य की जो कहना चाहिए श्रेष्ठ महाकाव्यों की यदि गणना की जाए तो उसमें कामायनी का भी नाम है। तो उस रचना को देख करके, उनकी अन्य रचनाओं को देख करके जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रथम कवि माना गया। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। कि छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां जिनके काव्यों में दिखाई दी, तो ये 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न पत्र में यह भी पूछा जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है कि इस समय जो महादेवी का काव्य है उसमें विरह की भावना अत्यधिकता होने के कारण विरह का मूल रूप, विरह के भाव को मूल रूप में व्यक्त करने का कार्य महादेवी वर्मा जी ने किया था। तो उनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कामायनी को श्रेष्ठ महाकाव्य कहा गया, ये मैंने आपको भी बताया। फिर है इसके साथ ही साथ कुछ लंबी कविताएं भी लिखी गई। लंबी कविता कविता एक जो होती है थोड़े से अंश की होती है, 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 8 अनुच्छेद, इस तरह से होती है। लेकिन लंबी कविता 25 पेज, 30 पेज, तो इस तरह की जो कविताएं वो लंबी कविताएं कही गई। निराला जी ने इस समय 2 लंबी कविताएं लिखी, जिसमें राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, इसका सृजन किया। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहा गया है। जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया कि इन्होंने प्रकृति को लेकर के जो है जो काव्य का प्रणयन किया वो बहुत अद्भुत, अतुलनीय है। तो इस कारण कवि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके साथ ही साथ पंत जी की चिदंबरा काव्य संग्रह पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य का काफी बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो इनकी चिदंबरा पर मिला था। बच्चों, आज के इस अंश में हम लोगों ने आदिकाल के अंतर्गत, उसका उपविभाजन के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद को पढ़ा, समझा। अब इन अंशों से संबंधित आपके लिए कुछ गृह कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्न और उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लीजिएगा। भारतेंदु युग गीन किन्हीं 2 प्रवृत्तियों और प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। कि भारतेंदु युग के 2 प्रवृत्तियां लिखनी है और 2 कवियों के नाम लिखने हैं। द्विवेदी युगीन 2 कवियों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, द्विवेदी युगीन 2 महाकाव्यों के नाम तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। अब द्विवेदी युगीन 2 महाकाव्य जो थे प्रिय प्रवास और साकेत, उसको लिखना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह किस काल के लिए कहा गया और किसने कहा गया? तो यह आपको जब पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाया गया है तो आपको बताया गया है। आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। छायावादी किन्हीं 2 कवियों के
नाम लिखिए। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? यह प्रश्न। छायावादी दो प्रवृत्तियां लिखिए। ये बच्चों ये कुछ प्रश्न थे और जो मुख्य बिंदु के अंतर्गत आपको बताया गया है आप उसको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के साथ साथ उनसे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। और आपको पूर्व में भी मैंने बताया था कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। आपके उत्तर सही है आपको पूरा अंक मिलेगा। इसलिए जितना भी अंश आपको पढ़ाया गया है आप उस अंश को बारंबार पढ़ते हुए समझते हुए कार्य करिएगा। इस पूरे अंश को दोबारा समझने के लिए यदि किसी प्रकरण में कहीं पर आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन अभ्यास। ऑनलाइन अभ्यास क्या है कि प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाए। कि आपको किसी अंश में लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, दीक्षा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और बार बार उसको देख करके अच्छे तरह से संपूर्ण प्रकरण को पढ़ करके तब फिर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। किसी बिंदु पर शंका हो या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान कर लिया जाए। प्रस्तुत वीडियो YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ दीक्षा ऐप के साथ ही साथ यह आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब करके देखा जा सकता है। तो बच्चों यह अंश आप पढ़ लीजिएगा। इसी के अनुसार आप अपने प्रश्न पत्र के आगे आने वाले परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।